नमस्ते, मैं चैनाराम लटियाल, शिशु निकेतन स्कूल, मेड़ता सिटी। तो आज अपन क्लास 10th सोशल स्टडी की जो बुक्स हैं उसका पहला चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर शुरुआत के जो 4 चैप्टर दिए हुए हैं इस बुक के अंदर वो इतिहास से संबंधित हैं। इस कारण से इनको विस्तार से मैंने नोट्स बना करके पढ़ाने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। और इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के इस नोट्स को लिख भी सकते हैं क्योंकि मैंने विस्तार से नोट्स को लिखा है। तो पहला जो चैप्टर है उसका नाम है स्वर्णिम भारत। नाम है स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से 1206 ईस्वी। स्वर्णिम भारत का तात्पर्य है कि भारत का वह समय जो स्वर्णिम था, यानी कि सोने जैसा सुनहरा था। और वो जो समय कौन सा था? वो समय ये था सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण, महाभारत कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का जो काल भारत का था वो स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता है। उसी स्वर्णिम काल के दौरान भारत के अंदर जनपदों का विकास हुआ, यानी कि जनपद बने। तो छोटे छोटे जो राज्य थे वो जो जनपद कहलाते थे, और वही जनपद जो छोटे राज्य थे वो एक दूसरे से युद्ध करके एक दूसरे को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर के बड़े जनपदों का निर्माण करने लगे। और इस तरह से भारत में उस समय जो 6ठी शताब्दी के अंदर ईस्वी पूर्व में उत्तर भारत में अनेक शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई थी जो महाजनपदों के नाम से जाने लगे। तो महाजनपद का मतलब यानी कि वो छोटे छोटे जो राज्य आपसी के अंदर युद्ध करके बड़े जो जनपद बनते थे उन बड़े जनपदों को महाजनपद के नाम से जाना जाता था। और ये जो जानकारी है, एक समय के अंदर भारत में 16 महाजनपद थे और वो 16 महाजनपद होने की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अंदर मिलती है। यानी कि बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसके अंदर है जो ये 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं अपन 16 महाजनपदों की। तो 16 जो महाजनपद थे, 16 महाजनपद, इसको अपन को याद कर रखना होगा क्योंकि कई बार है जो बोर्ड के अंदर छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार के पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कौन सा महाजनपद 16 महाजनपदों में से था, भारत के 16 महाजनपदों में शामिल था। इस तरह से 16 महाजनपदों को अपन को नाम याद करना, तो इसके लिए मैंने एक छोटे सा ट्रिक तैयार किया है जो याद रखने के आधार पे तैयार किया गया, जिसमें देखो आप सू गांव चमका, यानी कि आपको ट्रिक क्या याद रखना है, आप सू गांव चमका। और प्रत्येक पहला जो इसका शब्द है उस पहले शब्द के आधार पे जनपदों के नाम है जो सेट किए मैंने। तो देखो आप में से जो पहला ए शब्द है, ए शब्द के अंदर अंग, अस्मक और अवंती, ठीक है। इसके बाद पे का हो जाएगा आपके पांचाल। उसके बाद सु आता है, यानी कि आप सु का हो जाएगा सूरसेन। उसके बाद गांव के अंदर गा जो शब्द है उसका हो जाएगा गांधार, और वे का हो जाएगा वज्जी और वत्स। उसके बाद चमका के अंदर जो चे है, चे से हो जाएगा चेदी, और मे का हो जाएगा मगध, मल और मत्स्य। उसके बाद काशी, यानी कि का है का काशी, कुरु, कंबोज और कौशल। इस तरह से ये 16 महाजनपद अपन है जो इस छोटे से ट्रिक्स के माध्यम से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए भारत के 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों के बाद बात आती है कि इनके अंदर शासन व्यवस्था किस प्रकार की चलती थी। तो इन राज्यों में 2 प्रकार के राज्य थे, एक राजतंत्र चलता था और दूसरे के अंदर गणतंत्र चलता था। राजतंत्र का मतलब होता है जिसके अंदर राजा का बेटा, यानी कि अगला जो शासक बनता है वो उसी राजा का बेटा राजा बन जाता है। नंबर 2 पे गणतंत्र यानी कि वर्तमान के अंदर जो लोकतंत्र है, गणतंत्र में वर्तमान जो लोकतंत्र, उसी प्रकार से राजा का जो चुनाव है वो जनता के द्वारा किया जाता था। इस तरह से यानी कि राज्यों में 2 प्रकार की शासन व्यवस्था होती थी, एक राजतंत्र और दूसरा गणतंत्र। अब अपन बात करते हैं कि इन ये जो 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपदों के अंदर 4 ऐसे महाजनपद थे जो अपने राजस्थान में थे। और उन राजस्थान के चारों महाजनपदों की अपन बात करते हैं तो पहला देखो, तो 4 महाजनपद राजस्थान में स्थित थे, जिसमें से पहला है वो है जांगल, यानी कि जनपद का नाम क्या है, जांगल। अब इन जांगल जो जनपद हैं, इन जांगल जनपद को जो कौन से क्षेत्र को कहा जाए, तो वर्तमान के अंदर बीकानेर व जोधपुर का क्षेत्र
था उसको जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था और उसको जांगल जनपद कहा जाता था। और इसकी राजधानी थी जिसका नाम था अहिछत्रपुर और जिसका वर्तमान नाम है नागौर। यानी कि वर्तमान के अंदर नागौर नाम का जो क्षेत्र था वर्तमान के अंदर नागौर नाम का जो क्षेत्र है उसको जो प्राचीन समय के अंदर अहिछत्रपुर नाम से जाना जाता था और वो जांगल प्रदेश की राजधानी थी। और यहाँ का जो राजा बनता था यानी कि स्वामी बनता था, राजा बनता था, उसको जांगलदर बादशाह के नाम से जाना जाता है। उनका जो झंडा होता था यानी कि उनका राज्य का, उसके ऊपर है जो जांगलदर बादशाह लिखा रहता था। नंबर 2 पे आता मत्स्य महाजनपद। मत्स्य जनपद के अंदर वर्तमान जयपुर, अलवर, भरतपुर का क्षेत्र, राजधानी थी इसकी विराटनगर। यानी कि वर्तमान का जयपुर, भरतपुर, अलवर का जो क्षेत्र आता है उस क्षेत्र को जो मत्स्य प्रदेश के नाम से या मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। और उनकी राजधानी थी उस समय विराटनगर, जिसको वर्तमान में कहते हैं बेराट, जो राजस्थान के जयपुर के पास में। बात आती है नंबर 3 की, ये आता है आपके सूरसेन। तो देखो सूरसेन इसमें है आपके वर्तमान ब्रज क्षेत्र, यानी कि वर्तमान का जो ब्रज क्षेत्र जो वर्तमान में अपने राजस्थान और यूपी के आसपास जो बॉर्डर के आसपास का जो क्षेत्र है जिसमें मथुरा, वृंदावन ये जो क्षेत्र आते हैं, ये वर्तमान का ब्रज क्षेत्र है जिसकी राजधानी मथुरा थी। यानी कि मथुरा उसकी राजधानी थी और वर्तमान का ब्रज क्षेत्र है जो सूरसेन के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पे जिस जाति के द्वारा शासन किया जाता था वो था यादव वंश, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो यादव वंश से संबंधित हैं, तो भगवान कृष्ण का यहाँ पे शासन सत्ता किया करते थे। नंबर 4 पे आता है शिवी। राजधानी शिवपुर, वर्तमान चित्तौड़गढ़, उदयपुर। राजधानी शिवपुर, वर्तमान चित्तौड़गढ़, उदयपुर क्षेत्र के अंदर शिवी नामक जाति जो हैं शासन किया था उन्होंने, इस कारण से इस क्षेत्र को शिवपुर के नाम से जाना जाता है और इनकी राजधानी का नाम शिवपुर था। और यहाँ अनेक प्रकार के सिक्के मिले हैं और उन सिक्कों के आधार पर पता चला है कि यहाँ पे शिवी जाति नाम के लोगों के द्वारा शासन किया जाता था। इस तरह से ये हो गए 4 ऐसे जनपद जो राजस्थान के अंदर प्रचलित यानी कि स्थित थे। अब अपन बात करते हैं कि इन्हीं जो जनपद थे, इन महाजनपदों के अंदर है जो धीरे धीरे ये जनपद, कुछ जनपद ज्यादा शक्तिशाली होने लग गए थे। उसी के अंदर एक महाजनपद था जिसका नाम था मगध। यानी कि मगध जो है एक महाजनपद, शक्तिशाली महाजनपद बनकर के उभरा था। और उस मगध महाजनपद के अंदर सबसे बड़े स्तर पे जो अखंड भारत का निर्माण करके बड़े स्तर पे शासन किया था उस वंश का नाम था मौर्य वंश। उस वंश का क्या नाम था? मौर्य वंश। तो अपन बात करते हैं मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश के अंदर जो जब बात आती है मौर्य वंश की, तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना की जब बात आती है तो अपन बात करते हैं उस समय की एक मगध के अंदर नंद वंश का एक राजा था जिसका नाम था गणानंद। और गणानंद एक नंबर का विलासी और अय्याश राजा था और अपने प्रजा पर और अपने राज्य पे कोई किसी प्रकार का उसका ध्यान नहीं था। तो उसी समय भारत के ऊपर सिकंदर आक्रमण करने वाला था। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, उस तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर एक शिक्षक था जिसका नाम था चाणक्य। और चाणक्य को इस बात का अंदेशा हुआ कि सिकंदर आक्रमण कर सकता है, भारत के अंदर उस आक्रमण को रोकने की क्षमता केवल और केवल मगध के बादशाह जो गणानंद हैं उसके पास है, और वो है जो अपने भोग विलास के अंदर डूबा हुआ है। इसलिए उनको चेताने के लिए वो जो वहां चले गए मगध के अंदर, वहां जाकर के उन्होंने उनको कहा कि महाराज सिकंदर का आक्रमण हो सकता है और अखंड भारत को टुकड़ों में विभाजित होने से आपको बचाना है, तो आपको अपनी सेना संगठित करके उनका सामना करना होगा। लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और उन्हें प्रताड़ित करके वहां से भगा दिया। और जब उनको प्रताड़ित किया गया तो उन्होंने उनको चैलेंज किया था, यानी कि प्रतिज्ञा की थी एक कहा कि गणानंद एक दिन मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा और इसी राज्य पे एक ऐसा राजा बिठाऊंगा जो अखंड भारत का जो निर्माण कर सके और आने वाले संकटों का सामना कर सके। और इसी प्रतिज्ञा को लेकर के उन्होंने एक चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक बच्चे को अपने साथ तक्षशिला ले जाता है और तक्षशिला ले जाकर के उनको वहां पे शिक्षा दीक्षा दे करके एक राजा बनने के योग्य बनाया जाता है। उसी तरह से देखो 322 ईस्वी पूर्व में नंद वंश के राजा गणानंद को हरा करके चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और इसने उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिणी भारत के अनेक राज्यों को जीता, वे सेल्यूकस को भी हराया था।
यानी कि विदेशी आक्रांता जो सेल्यूकस आया था उसको भी इन्होंने हराया था। और अंतिम समय में श्रवण बेलगोला कर्नाटक के अंदर इनका समय बीता, यानी कि चंद्रगुप्त का जो अंतिम समय बीता था वो दक्षिण भारत के अंदर कर्नाटक में श्रवण बेलगोला जो है वहां पे जो इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और वहीं पे जो अपना जो लड़का था बिंदुसार उसको शासन सत्ता सौंप करके वहां पे चला गया और वहीं पे इन्होंने अपना जो अंतिम समय बिताते हुए अपने देह त्याग दिया, यानी कि अपना शरीर त्याग दिया था। उसके बाद गणानंद के बाद चाणक्य जो जिसको शासक बनाया था चंद्रगुप्त, उस चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र शासक बना था बिंदुसार। बिंदुसार जो शासक बना था तो बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व के अंदर यहाँ का शासक बनता है और ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है जो बिंदुसार 298 ईस्वी के पूर्व के अंदर शासक बनता है। इसके बाद बात आती है अशोक की। बिंदुसार का कोई विशेष विवरण मिलता नहीं है क्योंकि उन्होंने ज्यादा जो अच्छा कार्य किया नहीं। इसके बाद जो अशोक की बात आती है, अशोक 273 ईस्वी पूर्व के अंदर बिंदुसार का पुत्र अशोक शासक बनता है, यानी कि 273 ईस्वी पूर्व के अंदर अशोक जो शासक बनता है जो बिंदुसार का पुत्र होता है। और इस बिंदुसार के पुत्र अशोक के द्वारा जो शासन किया जाता है वो शासन, अब इसके अंदर अशोक के जो 200 शासक बनने के बाद 261 ईस्वी पूर्व के अंदर कलिंग का युद्ध किया था। इसने शासक बनने के बाद 261 ईस्वी पूर्व के अंदर कलिंग का युद्ध किया था और कलिंग का उस समय शासक था नंदराज, यानी कि कलिंग का शासक कौन था? नंदराज। नंदराज के साथ उसने शासन किए, युद्ध किया और इस युद्ध के अंदर वो जो नरसंहार हुआ था, यानी कि 1.5 लाख से ज्यादा लोग इस युद्ध के अंदर मारे गए थे। तो इस नरसंहार को देखने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और हृदय परिवर्तित होने के कारण उन्होंने भविष्य के अंदर किसी प्रकार का युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर ली थी और अपना जो धर्म भी उन्होंने परिवर्तित कर लिया। और उस समय अशोक ने एक घोषणा की थी, उन्होंने भेरी घोष की जगह धम्म घोष को अपना लिया था, यानी कि भेरी घोष का मतलब यानी कि युद्ध की जगह पे उन्होंने धर्म को अपना लिया था और कभी भी भविष्य के अंदर युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की थी। अब अशोक का दम था क्या, यानी कि अशोक के दम के अंदर क्या था? तो अशोक का दम, अशोक ने लोगों की नैतिक उन्नति के लिए जिन बातों यानी कि आदर्शों को बताया था वही अशोक का दम था। यानी कि अशोक के दम के अंदर क्या आता है? अशोक के द्वारा उन बातों को लोगों को बताया था जिनके माध्यम से उनकी नैतिक उन्नति हो सकती है। और वो बातें कौन कौन सी थी? विश्व कल्याण, दया, धर्म, दान, सत्य एवं शुद्ध कर्म शामिल थे। वो सब जो अशोक दम के अंदर शामिल थे। अब उसके बाद बात आती है अशोक दम के बाद मौर्य प्रशासन का पतन। अब बात आती है कि इतना अच्छा जब शासन था, अखंड भारत की स्थापना हो गई थी, पूरे भारत के साथ साथ जो शासन किया जाता था, इसके बावजूद भी ये शासन सत्ता समाप्त कैसे हो गई? तो इस शासन सत्ता के समाप्त होने का कारण क्या था? देखो, तो पहली बात तो है अशोक सम्राट के बाद कोई योग्य शासक नहीं हुआ था, यानी कि सम्राट अशोक के बाद कोई है जो योग्य शासक नहीं हुआ था। और अंतिम जो शासक वृहद्रथ को मार करके पुष्यमित्र शुंग ने जो मौर्य वंश को समाप्त कर दिया था, यानी कि उसका एक ब्राह्मण जो व्यक्ति था उनके प्रशासन के अंदर, वही ब्राह्मण व्यक्ति पुष्यमित्र शुंग था, उसने जो अंतिम शासक था मौर्य वंश का वृहद्रथ, उसको मार करके जो शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। और तीसरा कारण ये बना था कि अनेक जगहों पे इनको विद्रोह का सामना करना पड़ा, यानी कि मौर्यों को अनेक जगहों पे विद्रोह का सामना करना पड़ा, नए नए राज्य बन गए थे और कमजोर प्रशासन व्यवस्था के कारण है जो इनकी शासन सत्ता समाप्त हो गई थी। इस तरह से मौर्य वंश की शासन सत्ता समाप्त हो गई। इसके बाद अपन बात करते हैं कि मौर्य वंश का प्रशासन कैसे चलता है, यानी कि वो सरकार उसको राज्य को कैसे चलाते थे, उनके क्या क्या कामकाज होते थे, कौन कौन उसमें शामिल होते थे। तो इसमें देखो मौर्य प्रशासन, तो मौर्य प्रशासन को हम अलग अलग भागों के अंदर बांट करके पढ़ सकते हैं। जैसे पहला है अपन के केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन का मतलब होता है जैसे अपने होता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर है और फिर स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग राज्यों के अंदर, उस प्रकार से केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था। तो मौर्यों ने केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना की थी, यानी कि पहली बार मौर्यों ने ही केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना की थी, जिसमें राजा सर्वोच्च होता था, यानी कि सारी शक्तियां किसके पास होती थी? राजा के पास होती थी। और उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी और शासक 18, वो जो पूरा शासन है वो 18 विभागों के अंदर बंटा हुआ रहता था, जिसे तीर्थ कहा जाता था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मौर्यों की शासन व्यवस्था के अंदर सर्वा जो होता था वो राजा होता था और उनकी सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिस प्रकार से वर्तमान के अंदर
प्रधानमंत्री के लिए मंत्रिपरिषद होती है, सहयोग करने के लिए राष्ट्रपति का सहयोग करने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, उसी प्रकार से उस समय भी मंत्रिपरिषद होती थी और पूरी शासन सत्ता को अलग अलग विभागों के अंदर यानी कि 18 विभागों में बांटा जाता था और उस समय उस विभाग को क्या कहा जाता था, तीर्थ कहा जाता था। यानी कि पूछ लिया जाता है कि तीर्थ से क्या संबंध है, तो तीर्थ का मतलब होता है मौर्य प्रशासन के अंदर एक प्रकार का विभाग। उसके बाद बात आती है समाहर्ता। समाहर्ता क्या है? समाहर्ता द्वारा कर एकत्रित करके बजट बनाने का काम किया जाता है। यानी कि समाहर्ता एक प्रकार का पद होता था और उस पद पर रहने वाला व्यक्ति जो है वो कर एकत्रित यानी कि टैक्स एकत्रित करता था, टैक्स का कलेक्शन करता था और उसके बाद जो राज्यों का बजट बनाने का काम उसके द्वारा किया जाता था। उसके बाद बात आती है सन्निदाता। सन्निदाता भी एक प्रकार का पद होता था जिसके ऊपर बैठने वाला व्यक्ति जो है वो सभी विभागों के लिए कोष गृह बनाने का कार्य करता था और अन्नागार यानी कि जहाँ पे अन्न रखे जाते थे इस प्रकार का अन्नागार बनाने का काम उसका होता था। ये तो हो गई इसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था। उसके बाद बात आती है प्रांतीय शासन व्यवस्था। तो प्रांतीय शासन व्यवस्था के अंदर देखो इन प्रांतों के शासकों को कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। यानी कि जिस प्रकार से जैसे यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो शासन सत्ता संभालता है उसको मुख्यमंत्री बोलते हैं, उसी प्रकार से उस समय मौर्य प्रशासन के अंदर जो प्रांतीय शासन व्यवस्था को संभालने वाले को कुमार या फिर आर्यपुत्र के नाम से जाना जाता था। इसके बाद नंबर 3 पे आता है सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था कैसी थी? तो सेना के लिए अलग अलग विभाग होता था, यानी कि सेना का अलग से विभाग होता था जिसमें 6 समितियां काम करती थी। सेना का अलग विभाग होता था, उसके अंदर 6 समितियां काम करती थी और ये 6 समितियां 5 प्रकार की सेनाओं की देखरेख करती थी। यानी कि सेना 5 भागों में बंटी हुई थी। एक होती थी पैदल सेना, एक अश्व यानी कि घुड़सवार की सेना, एक हाथी के ऊपर सवारी करके युद्ध करने वाली सेना, एक रथ और एक फिर नौसेना। इस तरह से 5 प्रकार की सेनाएं जो उस समय मौर्य प्रशासन के अंदर हुआ करती थी। उसके बाद बात आती है न्याय व्यवस्था की कि मौर्यों के अंदर न्याय व्यवस्था कैसी थी। तो सबसे बड़ा न्यायाधीश राजा होता था, क्योंकि केंद्रीय शासन व्यवस्था के अंदर अपन ने देखा कि सारी शक्तियां किसके पास होती है, राजा के पास होती है। तो सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता था? राजा। तथा उसके नीचे 2 प्रकार के न्यायालय काम करते थे, यानी कि उनके अधीनस्थ नीचे 2 न्यायालय काम करते थे, जिसके अंदर पहला जो न्यायालय था वो धर्मस्थीय न्यायालय था। यानी कि पहला जो न्यायालय होता था उसको क्या कहा जाता था? धर्मस्थीय न्यायालय के नाम से जाना जाता था। अब ये जो धर्मस्थीय न्यायालय है, धर्मस्थीय न्यायालय के अंदर जो न्यायालय को देखने वाला न्यायाधीश होता था उस न्यायाधीश को कहा जाता था व्यवहारिक। उस न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? व्यवहारिक। और इस न्यायालय के अंदर मामले कैसे देखे जाते, यानी कि कौन से केस देखे जाते थे? वो होते थे दीवानी मामले। दीवानी का मतलब होता है इस प्रकार के केस जिसके अंदर है जो यहाँ पे जो केस होते थे उसमें जैसे लड़ाई झगड़ा हो जाना, चोरी डाका लूट, इस प्रकार का जो केस होता था वो दीवानी मामले में आते थे और वो जो व्यवहारिक नामक इस न्यायाधीश के द्वारा देखे जाते थे। उसके बाद बात आती है दूसरे नंबर का जो न्यायालय होता था वो होता था कंटक शोधन। कंटक शोधन के अंदर फौजदारी न्यायालय देखे जाते थे। फौजदारी के अंदर जैसे मारकाट करना, हत्या कर देना, इस प्रकार के जो न्यायालय होते थे वो जो फौजदारी के अंदर आते थे और उसको देखने वाला जो न्यायाधीश होता था उसको कहा जाता था प्रदेष्टा। यानी कि प्रदेष्टा नामक जो न्यायाधीश होता था वो कंटक शोधन के अंदर है जो फौजदारी मामलों को देखने का काम किया करता था। इसके बाद इसी के अंदर चाणक्य कानून के 4 अंग बताते हैं। यानी कि सम्राट जो के अंदर जो प्रधानमंत्री बना हुआ था उस समय तो चाणक्य था, तो चाणक्य ने जो अपने अनुसार कानून के कितने अंग बताए हैं? 4 अंग बताए हैं, जिसके अंदर देखो एक धर्म का अंग होता था, एक व्यवहार का अंग होता था, एक चरित्र का अंग होता था और एक शासन का अंग होता था। और ये जो आपको एक विस्तृत प्रकार के नोट्स में आपको बना करके यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छी तरह से अपने नोटबुक के अंदर लिख लेना ताकि समझने के अंदर आसानी हो, क्योंकि ये हिस्ट्री के लेसन जो हैं वो एक बार पढ़ने से आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आने वाले। इस कारण से इनको जो विस्तृत मैंने मेरी लैंग्वेज के अंदर नोट्स बनाए हैं, इन नोट्सों को आपको जो अपनी नोटबुक के अंदर स्क्रीनशॉट लेकर के लिखना है और उसके बाद इस वीडियो को अच्छी तरह से सुनना और पढ़ना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। इसके बाद बात करते हैं अपन न्यायालय के बाद समाज की, कि मौर्य शासन व्यवस्था में समाज कैसा था। समाज जो है, समाज 4 वर्णों में विभाजित था, यानी कि 4 वर्ण जो होते थे उनके साथ साथ समाज अन्य जातियों में विभाजित था। 4 वर्ण जो होते थे, 4 वर्णों के अंदर कौन कौन है? जैसे ब्राह्मण वर्ण, क्षेत्रीय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। इस 4 वर्णों के अलावा अन्य जातियां भी है जो इसके अंदर शामिल होती थी। इस तरह से ये हो गया आपके मौर्य शासन व्यवस्था
कि किस प्रकार से वो शासन व्यवस्था चलती थी, समाज कैसा था, न्याय व्यवस्था कैसी थी, और प्रांतीय शासन व्यवस्था कैसी थी, और केंद्रीय शासन व्यवस्था कैसी थी। इस प्रकार से मौर्य शासन व्यवस्था चलाई जाती थी। अब विशेषकर आपको इसके अंदर ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि आपको ये कोई नहीं पूछेगा कि उस राजा, ये राजा जो शासक कैसे बना था, या जो उस राजा का नाम क्या था और किस नाम से जाना, ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे। आपको जो उनकी, जैसे मान लो राजा की उपलब्धियां, कि इस राजा ने शासन सत्ता के दौरान कौन कौन सी उपलब्धियां, इस वंश ने कौन सी उपलब्धियां की थी, इसकी शासन सत्ता कैसी थी, और विशेष प्रकार का कोई उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य। तो इस तरह से जो इन नोट्सों को आप विस्तार से जो पढ़ना और स्क्रीनशॉट लेकर के अपने इस नोटबुक के अंदर लिख लेना, ताकि अच्छी तरह से आप इसको पढ़ करके समझ सकें। अब ये इसके बाद अपन बात करते हैं, तो वो आ गया आपके शुंग वंश, यानी कि मौर्यों की समाप्ति के बाद जो नया शासन वंश स्थापित किया था। अपन अभी पीछे पढ़ा था कि वृहद्रथ नाम का जो अंतिम मौर्य शासक था, और उसी वृहद्रथ नामक अंतिम मौर्य शासक को जो हटा करके पुष्यमित्र शुंग नामक ब्राह्मण ने जो उसको मार करके उसकी जगह पे नया जो शासन सत्ता स्थापित की थी, और वो था एक शुंग वंश। तो 185 ईस्वी पूर्व के अंदर पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम राजा वृहद्रथ को मार करके शुंग वंश की स्थापना की थी, और इस राजा ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए थे। यानी कि शुंग वंश का एक ऐसा राजा था पुष्यमित्र शुंग, जिसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध का मतलब होता है ऐसा यज्ञ जिसके अंदर यज्ञ करने के बाद घोड़ा छोड़ा जाता था। अश्व का मतलब घोड़ा छोड़ा जाता था, और वो घोड़ा जिस क्षेत्र के अंदर जाता था, वो सारा पूरा का पूरा क्षेत्र है जो उस राजा का हो जाता था। और अगर मान लो किसी उस क्षेत्र के अंदर वो राजा घोड़ा जाता और उस घोड़े को दूसरे किसी व्यक्ति के द्वारा या राजा के द्वारा उसको पकड़ लिया जाता था, तो फिर इन दोनों के बीच में युद्ध होता था, यानी कि घोड़ा छोड़ने वाला और पकड़ने वाले के बीच में युद्ध। इस प्रकार का ये अश्वमेध यज्ञ होता था। तो ये 2 प्रकार के अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। इस वंश का अंतिम शासक था देवहूति, जो 73 ईस्वी पूर्व के अंदर उसके अमात्य ने सिंहासन से उतार दिया था। यानी कि 73 ईस्वी पूर्व के अंदर उसका अमात्य का मतलब प्रधानमंत्री होता है, तो उनके द्वारा जो अमात्य था वो था वासुदेव के द्वारा इस देवभूति को अपनी शासन सत्ता से हटा दिया, और उसकी जगह पे वो स्वयं जो शासक बन गया था। इस तरह से शुंग वंश की भी समाप्ति हो गई। उसके बाद अपन अगले वंश की बात करते हैं, वो है सातवाहन वंश। अब सातवाहन वंश के अंदर देखो, दक्षिण भारत आंध्र में शिमुक नामक व्यक्ति ने 60 ईस्वी पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना की थी। यानी कि सातवाहन वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन है? शिमुक है। और इस शिमुक ने जो 60 ईस्वी पूर्व के अंदर सातवाहन वंश की स्थापना की थी, इन्होंने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान देना प्रारंभ किया था। यानी कि सातवाहन वंश की उपलब्धि क्या है इस राजा की, या सातवाहन वंश की उपलब्धि ये सबसे बड़ी, कि सबसे पहले ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी, वो भूमि दान करने का काम किसका था? यानी कि प्रारंभ किसने किया था? शिमुक राजा ने किया था, और वो सातवाहन वंश से संबंधित था। और इन्होंने चैत्य गुहाएं बनवाई थी, चांदी तांबे कांसे अनेक सिक्के चलाए थे, और गौतमी पुत्र सातकर्णी इसका प्रसिद्ध शासक है जो हुआ था। इस तरह से ये हो गया आपके सातवाहन वंश। उसके बाद बात करते हैं अपन गुप्त साम्राज्य की। अब जो गुप्त साम्राज्य है, इसके अंदर देखो, श्रीगुप्त ने 275 ईस्वी पूर्व के अंदर गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। अब देखो, जिस प्रकार से मैंने अभी चंद्रगुप्त मौर्य बोल दिया था, उसी प्रकार से बच्चे भी समझने के अंदर ये गलती करते हैं कि जब चंद्रगुप्त नाम आता है तो अपन जो उस चंद्रगुप्त मौर्य को याद कर लेते हैं। जो मौर्य शासन के अंदर हुआ था, मौर्य शासन की स्थापना करने वाला था, वो चंद्रगुप्त अलग था और ये चंद्रगुप्त अलग है। ये गुप्त वंश का है। ध्यान ये रखना कि उसके अंदर पीछे मौर्य लगेगा, मौर्य वंश वाले के, और इसके पीछे लगेगा प्रथम, और आगे जो आएगा उसके अंदर लगेगा द्वितीय। इस तरह से चंद्रगुप्त प्रथम और द्वितीय जो जब भी नाम आता है तो ये गुप्त वंश से संबंधित थे। और तो स्थापना करने वाला श्रीगुप्त था, यानी कि गुप्त साम्राज्य श्रीगुप्त। इस तरह से श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई थी। चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी पूर्व के अंदर चंद्रगुप्त प्रथम का पौत्र चंद्रगुप्त, यानी कि श्रीगुप्त का पौत्र चंद्रगुप्त प्रथम शासक बनता है। यानी कि श्रीगुप्त जिसने शासन व्यवस्था स्थापित की थी, उसका बेटा था आपके घटोत्कच, और घटोत्कच का बेटा था चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच का बेटा था, और घटोत्कच श्रीगुप्त का था। इस कारण से जो ये किसका पौत्र हो गया? श्रीगुप्त का पौत्र हो गया। तो इस जो पौत्र के द्वारा 320 ईस्वी के अंदर चंद्रगुप्त प्रथम नामक शासक बना था। 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। इसकी उपलब्धि क्या है? यानी कि उपलब्धियों को याद रखना आपको, कि चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ये आपके
एक संवत चलाया था जिसका नाम था गुप्त संवत। और कब चलाया? 320 ईस्वी के अंदर। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया था। यानी कि लिच्छवी नरेशों की जो राजकुमारी थी कुमार देवी, उसके साथ उनका विवाह हुआ था। तो हो गया, देखो पहले स्थापना करने वाला श्रीगुप्त, उसके बाद उसका बेटा घटोत्कच जिसका कोई खास विवरण मिलता नहीं है, उसके बाद उसका बेटा शासक बनता है चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त का बेटा शासक बनता है समुद्रगुप्त। तो 335 ईस्वी के अंदर चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना, जो एक वीर योद्धा, महान विजेता, उच्च कोटि का विद्वान, संगीत में निपुण तथा कविराज कहलाता था। और इसका आदर्श दिग्विजय वे भारत का एकीकरण करना था। यानी कि इतना सारा है जो इसकी खूबियां थी इसके अंदर। तो पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त की क्या उपलब्धियां थी, समुद्रगुप्त के शासक बनने के बाद उनकी क्या अच्छाइयां थी। तो इसके अंदर आप यानी कि एक महान योद्धा था, वो महान विजेता था, उच्च कोटि का विद्वान था, यानी कि अच्छा ज्ञाता भी था, और संगीत में निपुण था। यानी कि कई बार जो जगह पे उनके जो सिक्के मिले हैं जिसके अंदर उनको वीणा बजाते हुए जो दिखाया गया है। और कविराज यानी कि वो जो लिखने का कार्य करना भी जानता था, काव्य भी लिख सकता था, कविताएं भी लिख सकता, इस प्रकार का कार्य भी कर सकता था। और उनका आदर्श क्या था? मेन उनका आदर्श यानी कि उसका आदर्श था दिग्विजय और भारत का एकीकरण। यानी कि भारत जो टुकड़ों में विभाजित हो रखा था उसको एक करना, और साथ ही साथ जो दिग्विजय का मतलब अपने अड़ोसी पड़ोसी सभी को जीत करके एक अखंड भारत का निर्माण करना। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि समुद्रगुप्त के बाद साथ में बात करते हैं, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। यानी कि समुद्रगुप्त को दूसरी एक और उपमा दी जाती है भारत का नेपोलियन। यानी कि पूछ लिया जाता है छोटे क्वेश्चन बोर्ड के अंदर इस प्रकार के पूछ लिए जाते हैं कि भारत का नेपोलियन किस सम्राट को कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इसी ने जो प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई थी, वह प्रयाग प्रशस्ति के अंदर अपनी उपलब्धियों को लिखवाया था। और वो प्रयाग प्रशस्ति कौन थी? जिसके अंदर दरबारी कविता उनका हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी। और इसके बाद बात करते हैं अपन चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो चंद्रगुप्त के बाद 380 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनता है। देखो पहले चंद्रगुप्त प्रथम बना था जो घटोत्कच का पुत्र था, और उसके बाद उसका बेटा शासक बना था समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद उसका बेटा शासक बना था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि नंबर 2 शासक बना था। एक पराक्रमी राजा था, इन्होंने शकों को पराजित किया था। यानी कि एक जो विदेशी जाति थी शक, भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए आई थी, और उसी विदेशी शक जाति को जो पराजित करने का काम इसने किया था। और इसने एक विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी? विक्रमादित्य की। और इसे देवराज या देवगुप्तों के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया था। यानी कि पहले इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, और उसके बाद दूसरी राजधानी किसने बनाई थी? उज्जैन को इसने दूसरी राजधानी बनाई थी। उसके बाद कुमारगुप्त आता है। 414 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र कुमारगुप्त शासक बनता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी के द्वारा की गई। देखो किसी न किसी सम्राट की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धि क्या थी कि इन्होंने शकों को पराजित किया था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कुमारगुप्त की बड़ी उपलब्धि क्या है कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय का मतलब यानी कि उस समय भारत के अंदर 2 महान विश्वविद्यालय चलते थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय। जिस प्रकार से आज जो भारत के बच्चे बाहर जाकर के अपना आपको गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम विदेश में पढ़ते हैं, उसी प्रकार से विदेश के बच्चे भारत में पढ़ते थे। और 10,000 से ज़्यादा इन महाविद्यालयों के अंदर बच्चे पढ़ते थे, 100 से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। इस कारण से ये महान विश्वविद्यालयों के अंदर इनकी स्थापना करने वाला जो कुमारगुप्त था, ये इसकी एक उपलब्धि है। इसके द्वारा की गई अंतिम समय में जो पुष्य मित्रों के विद्रोह का इनको सामना करना पड़ा था। इस तरह से उसके बाद बात करते हैं अपन स्कंदगुप्त की। उसके बाद किसकी बात करते हैं? स्कंदगुप्त की। यानी कि इसका अगला शासक जो बनता है वो स्कंदगुप्त बनता है। तो 455 ईस्वी के अंदर कुमारगुप्त का पुत्र जो है वो स्कंदगुप्त शासक बना है, जिसने हुणों को पराजित किया था। देखो जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसने शकों को पराजित किया था, और वो शक थे विदेशी जाति। उसी प्रकार से हुण भी एक विदेशी जाति थी, भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए आई थी, और उनको परास्त करने का काम किसने किया था? स्कंदगुप्त ने किया था। और ये बात कहाँ लिखी हुई है? जूनागढ़ अभिलेख के अंदर। तो कई बार ऐसा छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी अभिलेख के अंदर ये बात लिखी हुई मिलती है कि हुणों को पराजित करने वाला स्कंदगुप्त था, या स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। तो ये जूनागढ़ अभिलेख के अंदर लिखा हुआ है। इसी ने मौर्यों के द्वारा बनाई गई सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। यानी कि जब मगध के अंदर मौर्य शासन चल रहा था, उस मौर्य शासन के द्वारा गुजरात के अंदर एक झील का निर्माण करवाया गया था। उस झील का नाम था सुदर्शन झील। और उस झील का वापस पुनरुद्धार करने का, यानी कि वापस उसका निर्माण करवाने का
कार्य जो किया था किसके द्वारा किया गया था, स्कंदगुप्त के द्वारा किया गया था। इस तरह से ये जो गुप्त साम्राज्य के शासकों के द्वारा एक पूरा सीरियल बना हुआ है। सबसे पहले शासन सत्ता किसने स्थापित की थी, श्रीगुप्त ने। उसके बाद घटोत्कच नामक है जो उसका शासक बना था, लेकिन उसकी कोई विषय विवरण नहीं मिलता। उसके बाद उसका बेटा शासक बनता है चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद उसका बेटा शासक बनता है जिसका नाम समुद्रगुप्त होता है। उसके बाद उसका बेटा शासक बनता है जिसका नाम होता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद शासक बनता है कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के बाद में शासक बनता है स्कंदगुप्त। इस तरह से ये गुप्त साम्राज्य के जो पूरे शासन सत्ता का पूरा एक क्रम चलता है। बीच में कोई भी नया राजा नहीं आ रहा है, तो जो उसका बेटा यानी कि एक राजतंत्र चलता है जिसके अंदर राजा का बेटा राजा शासक बनता रहता है। इस तरह से ये गुप्त साम्राज्य हो गया। अब अपन है जो आज इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींच करके यहीं तक पढ़ेंगे, क्योंकि हिस्ट्री का पार्ट है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा लेंथी पार्ट होते हैं। इस कारण से अपन है जो इस पार्ट को 2 वीडियो के अंदर जो कंप्लीट करेंगे। इसलिए आज तक जो अभी तक अपन ने पढ़ा है उससे संबंधित मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो इसी को इन नोट्स में से पढ़ करके इस वीडियो को देख करके आप जो इन क्वेश्चनों को जो हल करना है, यानी कि क्वेश्चनों के बारे में आपको लिखना है, याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है आपके, देखो पहला क्वेश्चन है वो है आपके राजस्थान के प्रमुख जनपदों को विस्तार से समझाइए। यानी कि अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान के अंदर 4 महाजनपद थे और उन चारों महाजनपदों को विस्तार से आपको समझाना है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना, न्याय व्यवस्था को समझाइए। यानी कि मौर्य साम्राज्य के अंदर न्याय व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में आपको समझाना। मैंने आपको बताया था 2 न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय होते थे, राजा सर्वेसर्वा होता था, उस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद सम्राट अशोक जो था उसका अशोक धम यात्रा के बारे में आपको समझाना। यानी कि सम्राट अशोक का धम क्या था और उसने जो धम घोष जो क्यों प्रारंभ किया था, यानी कि किस समय प्रारंभ किया था, उसके बारे में, धम यात्रा के बारे में आपको समझाना है। उसके बाद देखो गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धि अभी अपन ने पढ़ी नहीं है, उसको बाद में देखेंगे। उसके बाद बात आती है कि समाहर्ता के बारे में आप क्या जानते हैं। तो समाहर्ता भी ये जो अपने पढ़ा है, उस समाहर्ता के बारे में आप क्या जानते हैं उसके बारे में भी आपको बताना। इस तरह से ये 4 क्वेश्चन आपको हल करके देखने हैं कि आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं आया है। इस तरह से आपको पढ़ करके वीडियो के स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स जरूर बनाना है, क्योंकि मैंने अपनी लैंग्वेज के अंदर, किताब की लैंग्वेज से हट करके अपनी लैंग्वेज के अंदर पूरे पार्ट के नोट्स तैयार किए ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। ठीक है, धन्यवाद।